गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आपको मणिपुर के रिगार्डिंग फिर से न्यूज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि 2023 के अंदर एक बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर हमें वायलेंस देखने को मिला मणिपुर में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है अरम्बाई तेंगोल। ऐसा माना जाता है कि ये एक रेडिकल मैती ग्रुप है। अब पुलिस के द्वारा या वहाँ सिक्योरिटी फोर्स द्वारा ये चार्ज लगाया गया कि इनके जो लीडर हैं, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो इन्वॉल्व थे 2023 की वायलेंस के अंदर। अब जब उनको अरेस्ट किया गया, तो उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ही एक तरह से लड़ पड़े, जिस वजह से सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब होगी। एंड इनफैक्ट ना बहुत सारे गन शॉट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिले। और साथ ही साथ इस ग्रुप के लोगों ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर जैसे टायर वगैरह जला दिए, इस तरह की सिचुएशन को काफ़ी ख़राब कर दिया। अब जब सिचुएशन इस तरह से ख़राब हुई, तो फिर इंटरनेट को सस्पेंड किया गया, राइट, अंडर द सेक्शन 163 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मोबाइल डेटा सर्विसेज को भी यहाँ पे एक तरह से रोका गया, राइट, प्रोहिबिशन ऑर्डर्स यहाँ पे लगा दिए गए। तो एक तरह से सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की यहाँ पे कोशिश करी गई। पर अंडरस्टैंडिंग अभी हमारी यही समझ आ रही है कि सिचुएशन अभी बहुत ही क्रिटिकल है मणिपुर के अंदर। एंड इनफैक्ट ना इस ग्रुप के लोगों ने अपने ऊपर पेट्रोल वगैरह भी छिड़क लिया, एंड एक तरह से सरकार के ऊपर दबाव डालने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर एक तरह से सिचुएशन संभालने की यहाँ पे कोशिश है। बट एमएलएज ने गवर्नर को भी यहाँ पे करंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे बताया है। अब देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या होता है। पर 250 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं इन दिस पर्टिकुलर एथनिक वायलेंस, जो कि पिछले 2 ढाई साल से हमें यहाँ पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद यही है कि थोड़ा सा सिचुएशन आगे बेहतर होगी। पर आप लोग जानते होंगे कि पिछले कुछ टाइम में ना, जब कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे इम्पोज हुआ था February 13 को, तब उसके बाद से थोड़ी सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मलाइज हुई थी। पर अब वापस से सिचुएशन हमें यहाँ पे खराब होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारे जो प्रतिज्ञा दिवस था, उसके आखिरी 2 दिन हैं उन ऑफर्स के लिए। तो डेफिनेटली आप इनको अवेल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा जो 2+1 ईयर प्रोग्राम हमारा प्रारंभ 2028, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं हमारे जो 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए हमारे पास यहाँ पे प्रहार बैच है, एंड साथ साथ टाइटन बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ में ही जो स्टूडेंट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे संकल्प बैच और पिनिकल बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं जो बच्चे इस बार हमारे साथ मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके लिए सृजन मेंस बैच 2025 है। एंड साथ ही साथ अगर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आपका टारगेट है 2026, तो उस केस में सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस 2026 हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी बैच से आपको मोर देन 190 सिलेक्शंस यूपीएससी सीएससी 2024 में देखने को मिले थे। तो डेफिनेटली बैचेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी टीम के द्वारा इंग्लिश मीडियम के अंदर भी और हिंदी माध्यम के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सबका लिंक डाल दिया है। ध्यान रखिएगा, केवल 2 दिन बचे हुए हैं प्रतिज्ञा दिवस के ऑफर्स के लिए, तो डेफिनेटली आप इनको ज्वाइन करिएगा। दोस्तों, डेट है आज की 9 जून 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो सारा कंटेंट भी मैं यहीं पर आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है रिगार्डिंग द चेनाब ब्रिज। देखो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिसेंटली चेनाब ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर, इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। एंड इनफैक्ट और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चेनाब ब्रिज के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पर ना आपको ये चेनाब ब्रिज देखने को मिल जाएगा। अब चेनाब ब्रिज अपने आप में बहुत ही एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। इसका रीज़न पता क्या है? चेनाब ब्रिज एक ऐसी जगह पे बनाया गया है जहां पर बहुत ही तेज विंड्स हमें चलती हुई देखने को मिल जाती हैं। प्लस एट द सेम टाइम, कल को यहाँ पे कुछ सीज्मिक एक्टिविटी होती है, तो उसका भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आपके इस ब्रिज के ऊपर नहीं पड़ता। एंड दिस इज द हाइएस्ट
रेलवे आर्क ब्रिज इन द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि आप नोटिस करिएगा रिवर बेड से इसकी जो हाइट है वो लगभग 359 मीटर आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आईफल टावर से भी ज्यादा है। इसके अलावा टोटल लेंथ जो है आपके ब्रिज की दैट इज 1.3 किलोमीटर। और यहाँ पर जो आपको आर्क देखने को मिलती है ना, इसका मेन आर्क स्पैन है 485 मीटर। तो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्वल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। चलो एक तो ये हो गया, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर ना जो अंजी ब्रिज आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया। एंड अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके अंजी ब्रिज की ना, तो दरअसल में आपको ध्यान में रखना है ये एक केबल ब्रिज है। अब पॉइंट ये आता है सर, एक केबल ब्रिज क्या होता है। देखो ये जो पूरा का पूरा ब्रिज आपको देखने को मिल रहा है ना इस तरह से जो यहाँ पे खड़ा है, ये पता कैसे खड़ा है, ये इन केबल्स की सहायता से, इन केबल्स की मदद के साथ यहाँ पे हमने इसको खड़ा किया हुआ है। तो दुनिया का नहीं, इंडिया का पहला केबल्स ब्रिज जो कि रेलवेज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज द अंजी ब्रिज। ठीक है, रेलवेज के इस्तेमाल होने वाला पहला भारत का केबल ब्रिज और कोई नहीं, वो अंजी ब्रिज ही है। अब सर ये ब्रिज है कहाँ पे, दोनों के दोनों चनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज जो, या अंजी खाट ब्रिज भी आप इसको कह सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ध्यान में क्या रखना है कि श्रीनगर टू ये जो कटरा आपको रास्ता देखने को मिलता है ना, इसी के बीच में आपको चनाब ब्रिज भी देखने को मिल जाएगा। एंड जस्ट चनाब ब्रिज के साथ में यहाँ पर आपको अंजी ब्रिज भी, आपको यहाँ पे अंजी खाट ब्रिज भी इसको बोल सकते हो, ये भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना दरअसल में कटरा से श्रीनगर के बीच में यहाँ पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। तो तीन यहाँ पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। एक तो आपका चेनाब ब्रिज जो था मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसके अलावा अंजी घाट ब्रिज जो था, एंड साथ साथ अगर मैं बात करूं ये जो वंदे भारत आपको सर्विस देखने को मिलती है बिटवीन कटरा एंड श्रीनगर, ये भी यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। तो कहने का मीनिंग बहुत शानदार है कि हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं आर्किटेक्चर की फील्ड के अंदर। एंड इनफैक्ट ये जो आपका चेनाब ब्रिज है ना, ये जोन 5 वाले एरिया के अंदर है। आपका जोन 5 का मतलब अर्थक्वेक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एंड साथ साथ ऐसा बताया जा रहा है कि 120 साल से भी ज्यादा ये पर्टिकुलर ब्रिज आपका लास्ट करेगा। एंड जो आपकी बहुत तेज विंड्स चलती हैं, इवन अप टू लेट्स से 266 किलोमीटर पर आवर, उनको भी यहाँ पे ये हैंडल कर सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो हमें बस जानने थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ब्रिज है, ये आपका जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है उसके ऊपर जो 927 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं उनके में से एक आपको ये ब्रिज देखने को मिल जाएगा। और ये केवल एकमात्र आर्क शेप रेलवे ब्रिज आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। दिस इज योर आर्क शेप, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ, ठीक है, इसमें आपको अंजी खाट ब्रिज भी आपको, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चनाब ब्रिज टोटल में 1.3 किलोमीटर के आसपास का है एंड आर्क स्पैन इसकी 467 मीटर है। लोकेशन जैसा आप नोटिस कर पाओगे, इट इज इन द रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हाइट मैंने आपको इसकी बताई दी। और इसको एग्जीक्यूट किया गया है आप प्रोजेक्ट को बाय द एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। बाकी आप नोटिस कर पाओगे जैसे मैंने आपको बताया ना, इसकी हाइट 359 मीटर, ये आपकी आईफल टावर से भी ज्यादा है। एंड अगर कुतुब मीनार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उससे कम से कम 5 गुना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। बाकी इसका जो पैराबोलिक आर्क डिजाइन है वो अपने आप में बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलेगा, राइट। इस तरह से विंड स्पीड 266 किलोमीटर पर आवर की होगी, उसको भी यहाँ पे विथस्टैंड कर पाएगा। बाकी दिस इज अंजी घाट ब्रिज एंड लास्ट दिस इज द योर वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा है काओ पी के नाम से। अब इंग्लिश में तो हम इसको काओ पी बोलते हैं, पर आप लोगों ने शायद इसका जो हिंदी नाम है दैट इज लोबिया, वो शायद आपने यहाँ पे सुना होगा, ठीक है ना। इसको लोबिया भी बोल देते हैं। इसके अलावा भी और अलग अलग नाम है, जैसे मराठी में चावली हो गया, या आपका तमिल में करामनी हो गया, ठीक है ना, अलासंदलू हो गया तेलुगु के अंदर, इसको बोला जाता है आपका काओपी। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, अभी रिसेंटली आपका जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है ना, उसके अंदर यहाँ पे काओपी के रिगार्डिंग बहुत एक्सटेंसिव चर्चा करी गई। क्यों चर्चा करी गई? देखो एक्चुअली पता क्या है, आप लोग जानते होंगे कि अगर मान लीजिए मौसम आपका खराब है, इफ देयर इज बैड वेदर, या फिर बहुत लंबे टाइम तक आपकी बारिश नहीं होती, एक ड्राई स्पेल रहता है, या फिर अगर बारिश होती है तो सीजनल ना होके वो एक अनसीजनल रेन होती है, या फिर अगर हम कह दें कि हीट वेव्स की वजह से क्या होता है, आपकी सिचुएशन खराब हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वो किसके ऊपर आता है? वो आपकी फूड प्रोडक्शन के ऊपर आता है। बिल्कुल सही बात है। अब इससे अगर फूड प्रोडक्शन कम होगी तो लोगों के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, फूड इनसिक्योरिटी आ सकती है।
तो एक तरह से ना जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, एक तरह से हमारे काफ़ी खतरे के अंदर आज के समय देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह जो इम्पैक्ट है ना, वो फूड प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ही मैसिव हमें देखने को मिल रहा है। अब सर ऐसे केस में क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में रिसर्च ने बोला कि यार जो आपका काओपी है ना, या जिसको हम लोबिया बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छा एक तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बात करते हैं लोबिया की, तो एक नेचुरली ड्रॉट टॉलरेंट लेग्यूम है। लेग्यूम आप सब लोग समझते होंगे। लेग्यूम एक ऐसी क्रॉप हम बोल सकते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है ना? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंतर्गत। प्लस ये ड्रॉट टॉलरेंट है कि कल को मान लीजिए सूखा पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। अगर मान लो मिट्टी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, खराब क्वालिटी सॉइल है, कोई दिक्कत नहीं, आपका लोबिया यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। अगर बहुत ज्यादा गर्मी है ना, या कुछ भी इस तरह की कोई सिचुएशन ऊपर नीचे होती है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोबिया की यहाँ पे फूड प्रोडक्शन को कोई इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आने वाला। इसको ब्लैक आइड पी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो लोबिया है या काउपी है, ये बहुत ही शानदार हो सकता है इन द फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो इनफैक्ट क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेग्यूम है एक तरह का, तो इससे सॉइल फर्टिलिटी एक तरह से बढ़ती है। लो इनपुट फार्मिंग सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वेस्ट अफ्रीका के अंदर काफ़ी ये स्टेपल फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट इसको पुअर मैन्स मीट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ये सस्ता होता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट ना इसरो ने भी अभी रिसेंटली क्या किया था, काओपी एक्सपेरिमेंट इन स्पेस अबोर्ड, मतलब काओपी एक्सपेरिमेंट किया, जो कि आपका PSLV C60 या POEM फॉर्मेशन का पार्ट था, जहां पर आपने 2 लीफ स्टेज माइक्रोग्रेविटी यहाँ पे हमने रीच किया। तो एक तरह से इसको वहां पर भी ग्रो कैसे कर पाए, उसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए गए, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। तो ये कुछ बातें थी काओपी के बारे में जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट भी थोड़ी खाने पीने की बात कर लेते हैं, एंड अगला टॉपिक है हमारा केर सांगरी के रिगार्डिंग। अब इसमें ना 2 शब्द आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर आप पहली पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये केर की है, एंड दूसरी जो पिक्चर है आपको यहाँ पे सांगरी की आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो दोनों है ना, केर और सांगरी, दीज आर वेरी वेरी पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। अब जो केर है वो तो एक तरह की बेरी होती है, ठीक है ना? एंड अगर मैं बात करूं आपकी सांगरी की, तो सांगरी जो है ना, ये आप नोटिस कर पाओगे आपके ट्रीज के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलती है। खासकर अगर मैं बात करूं जो खेजरी ट्रीज होते हैं ना, तो खेजरी ट्री के ऊपर ग्रो करने वाली एक तरह की बीन है, उसको हम बोल देते हैं सांगरी, ठीक है ना? तो इनफैक्ट अगर हम बात करें जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट है ना, वहां पर ये नेचुरली ग्रो करते हैं, एंड राजस्थान के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इनको इस्तेमाल करके केर और सांगरी को एक डिश बनती है जिसका नाम है केर सांगरी। अब इसको यहाँ पे राजस्थान में आपको GI टैग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो केर सांगरी इन्हीं 2 डेजर्ट प्लांट्स को मिलकर यहाँ पे बनाई जाती है, ठीक है? जैसा मैंने आपको बताया, सांगरी बीन जो है वो खेजड़ी ट्री के ऊपर यहाँ पे ग्रो करता है, और ये नेचुरली इस तरह से इंग्रेडिएंट्स ये ग्रो कर जाते हैं। बाकी पता क्या है, पास्ट में इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता था, खास करके सूखा जब पड़ता था ना उस टाइम के ऊपर, क्योंकि जब सूखा पड़ेगा तो फ्रेश वेजिटेबल्स तो नहीं मिलेंगी। और जब हम बात करते हैं केर सांगरी, ये तो ग्रो ही आपके डेजर्ट रीजन्स के अंदर करती हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, जो केर की अगर मैं बात करूँ, ये अगर कच्चा होता है ना तो उस समय काफी कड़वा होता है, पर जब आप इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको भिगो दोगे, एंड जब आप इसको कुक करोगे, तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी आपको देखने को मिल जाएगा। तो टेस्टी तो है ही है, बट ऑन द अदर हैंड ये काफ़ी हद तक न्यूट्रिशियस भी है, क्योंकि फाइबर में काफ़ी अच्छा होता है, फैट कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट ना जो राजस्थान के लोग हैं, वो केर सांगरी को बाजरे की रोटी और घी के साथ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस वजह से पता क्या होता है, एक बहुत ही शानदार एक एक बहुत ही बैलेंस्ड मील एक तरह से राजस्थान के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना सांगरी के बारे में, मैंने आपको बताया क्या था, ये कौन से ट्री के ऊपर ग्रो करता है? खेजरी ट्री के ऊपर। अब खेजरी ट्री की प्रोटेक्शन के लिए ना बिश्नोई कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा एफर्ट किया है पास्ट के अंदर। आप लोगों के लिए एक मेरा सवाल है, बिश्नोई कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए भी जानी जाती है, क्या आप उसका नाम मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो? काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है ना? तो उसके बारे में भी आप मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे सामने, दैट इज भारतीय भाषा अनुभाग, या जिसको आप लोग इंग्लिश में आप कह सकते हो इंडियन लैंग्वेज सेक्शन।
अब इसका क्या मतलब सर भारतीय भाषा अनुभाग का? देखो आप लोग जानते होंगे कि हम लोग पता क्या कोशिश करते हैं, पिछले कई टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इंडियन लैंग्वेजेस है ना, हम उनको प्रमोट करें। बिल्कुल ठीक बात है। एंड खासकर अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर यहाँ पे एक तरह से उसको लेकर आएँगे या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसका प्रमोशन करेंगे, उससे कहीं न कहीं हमारी इंडियन लैंग्वेजेज़ और ज़्यादा प्रमोट होंगी। एंड जो इतना ज़्यादा डोमिनेंस है इंग्लिश का, वो एक तरह से यहाँ पे कम हो पाएगा। तो दरअसल में जो भारतीय भाषा अनुभाग है ना, उसमें हम पता क्या कर रहे हैं, उसमें इंश्योर ये किया जा रहा है कि हिंदी हो गया और जो बाकी भारतीय लैंग्वेजेज़ हैं ना, उनके आपस में बीच में ट्रांसलेशन हो पाए। लेट अस से कोई डॉक्यूमेंट है और वो हिंदी में बना है, ठीक है? पर जो आपकी स्टेट्स हैं, वो अब चाहती हैं कि उसको यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के अंदर हो, तो बहुत आराम से उसका ट्रांसलेशन हो पाए, ये पॉसिबल करने के लिए हमने भारतीय भाषा अनुभाग को बनाया गया है। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हिंदी भी और बाकी भारतीय लैंग्वेजेज़ भी थोड़ी-सी पीछे छूट जाती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रीजनल लैंग्वेजेज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए एंड एक तरह की इंक्लूसिविटी लाने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। एंड इनफैक्ट ना आप लोग जानते होंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस रूल 1976 के बारे में। दरअसल में ना इसमें आपकी स्टेट्स को अलग-अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ होती हैं रीजन ए स्टेट्स जिसमें आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश ये सब और यूपी इनफैक्ट ना वो सब आ गया। इसके अलावा आपकी कुछ रीजन बी स्टेट होती हैं जिसमें आपका गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह ये सब आ जाते हैं। पर एक होती हैं आपकी रीजन सी स्टेट्स। इसमें आपकी काफ़ी हद तक सदर्न स्टेट्स आ जाती हैं और कुछ और स्टेट्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अब एज़ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 अगर मान लीजिए सेंटर को इन रीजन सी स्टेट्स के साथ कुछ कम्युनिकेशन करना है, वो केवल और केवल इंग्लिश में ही हो सकता है। अब इससे दिक्कत यही आ जाती है कि इंग्लिश की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड आपकी स्टेट लैंग्वेजेस या आपकी हिंदी लैंग्वेज जो है वो एक तरह से पिछड़ जाती है। तो दैट इज़ व्हाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो गैप है ना, इसको हम एक तरह से ख़त्म कर पाएँ, हमने बना दिया है भारतीय भाषा अनुभाग। तो ये एक ऑर्गेनाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म होगा हमारी सारी इंडियन लैंग्वेजेज़ के लिए, जिसके माध्यम से हम मदर टंग के अंदर, ठीक है, थिंकिंग, एनालिसिस एंड डिसीज़न मेकिंग कर पाएँगे एंड लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी भी यहाँ पे गवर्नेंस के अंदर यहाँ पे बढ़ेगी। तो आप नोटिस कर सकते हो कि इसके रिगार्डिंग जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड साथ ही साथ इस बार के बजट के अंदर टोटल 56 करोड़ यहाँ पे रुपया इसके लिए डेडिकेट किया गया है। तो फंड्स इसीलिए इस्तेमाल होंगे ताकि एक तरह का ट्रांसलेशनल प्लेटफ़ॉर्म हम बना पाएँ बिटवीन द हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेज़ एंड इसको जो सपोर्ट किया जा रहा है इट इज़ बाय द सीडैक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सो दिस इज़ द भारतीय भाषा अनुभाग जो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज़ ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। अब इसका क्या मतलब है? देखो जैसे आप लोग जानते होंगे ना कि ब्रिक्स के समिट होते हैं, उसी तरह से ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम भी 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसमें क्या होगा? देखो भाई जैसे भारत का पार्लियामेंट है, संसद है इंडिया का, उस तरह से बाकी ब्रिक्स देशों की भी संसद होती हैं। उन संसद के बीच में एक तरह का एक डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म हो पाए, वही है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। अब इसमें क्या होता है आपस में मिलकर ये इंटर पार्लियामेंट्री डिस्कशन करते हैं अलग-अलग चैलेंजेस, अलग-अलग मुद्दों के ऊपर एंड आपस में कैसे कोऑपरेट किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपस में इनकी डिस्कशन होती है। तो ये इस तरह का जो फोरम है 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था व्हिच इज़ प्रीटी मच अ पैरेलल इंस्टीट्यूशन टू द ब्रिक्स समिट। जैसे ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं ना, उसी तरह से अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे जो ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम होता है, उसमें भारत की तरफ से जैसे हमारे लोकसभा स्पीकर हो गया या और उनके बिहाफ के जो लोग हैं वो यहाँ पे जाते हैं। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर जो 11वां ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम था इन ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील, उसके अंदर क्या हुआ, जो पहलगाम जम्मू और कश्मीर के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको यहाँ पे कंडेम किया गया। बाकी आप कुछ और चीज़ें नोटिस कर पाओगे जैसे ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में क्या होता है, हर साल यहाँ पर आपकी चेयरमैनशिप क्रिएट होती रहती है। अभी जैसे 11th वाला था ये ब्राज़ीलिया के अंदर हुआ, पर जो नेक्स्ट होगा, जो 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम होगा, उसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो भारत के पास होगी जो कि 2026 में होस्ट करेंगे। बाकी इस बार का जो आपका ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम था, उसमें एक तो यही बात हुई कि कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे अचीव करना है, प्लस एट द सेम टाइम हमारा जो ओडीए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, उसके जो हमारे ऑब्लिगेशंस हैं उसको हमें मीट करने के लिए कंट्रीज को डोनेट करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है, जो भी आपकी सरकारें, अमीर देशों की जो सरकारें हैं खासकर, वो आपकी गरीब देशों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए
जो पैसा देती है ना उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। तो उसके लिए यहाँ पे उनको मीट करना चाहिए। एंड लास्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर बात हुई टेररिज्म के रिगार्डिंग, कि टेररिज्म के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, एंड उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो पहलगाम के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ उसको यहाँ पे कंडेम किया गया। सो दिस इज रिगार्डिंग द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज 800 ईयर ओल्ड टेम्पल ऑफ लेटर पांड्यास। देखो आप लोग ना हिस्ट्री के अंदर पढ़ते होंगे चोल, चेरा, पांड्या के बारे में, है ना। इनकी हिस्ट्री की बुक्स के अंदर आप लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ा होगा, इनकी डिस्कशन यहाँ पे आपके जो हिस्ट्री के फैकल्टीज हैं उन्होंने करी होगी। दरअसल में हमारा जो फोकस होगा आज पांड्यन डायनेस्टी के ऊपर होगा। पांड्यन डायनेस्टी आपकी एक एंशियंट तमिल डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है साउथ इंडिया के अंदर, जो संगम एज जब थी ना तब बहुत हैवी लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको ये एक तरह से प्रॉस्पर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। अब कुछ तो थे अर्ली पांड्यास, जो कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हो 4th सेंचुरी बीसीई के पास में थे, और बाकी आते हैं इसके बाद के जो लेटर पांड्यास। तो अभी पता क्या हुआ है, लेटर पांड्यास के ना अलग अलग आपको टेम्पल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन अगर हम बात करें आपके, जैसे मीनाक्षी टेम्पल भी आपको यहीं पे आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिल जाएगा, मदुरई के अंदर, है ना। उसके अलावा आपका नीलापला जो टेम्पल है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए, बहुत सारा आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, आपका लिटरेचर हो गया, उसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। अब उन्हीं में से एक जो पर्टिकुलर टेम्पल है ना, जो लेटर पांड्यन पीरियड को बिलोंग करता है, लगभग 800 साल पुराना है, इसको डिस्कवर किया गया है इन द उदमपट्टी विलेज, मेलूर तालुक, आपका तमिलनाडु के अंदर। अब ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट था, और लगभग 1217 या 1218 के आसपास इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मारावर्मन सुंदरा पांड्या। अब कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इस पर्टिकुलर टेम्पल के रिगार्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें जो आज हम उदमपट्टी बोलते हैं ना, इसका ओरिजिनल नाम उस समय अतूर था। टेम्पल को बोला जाता था थेना बनी वस्त्रम, वरम, ठीक है ना। थेनान का मतलब होता है जो कि आपका एक टाइटल होता है, पांड्यन रूलर्स जिसको इस्तेमाल करते थे। इन इंस्क्रिप्शन के ऊपर एक जमीन का और एक वाटर बॉडी की सेल को यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है एंशियंट तमिल के अंदर। अब जो चीफ टेन था जिसका नाम था अलगा परुमल, उसने यहाँ पर नगनकुडी जो वाटर बॉडी है और जो जमीन थी उसको बेचा था फॉर 64 कासू या 64 कॉइन्स के रिगार्डिंग। तो यही जो लैंड एंड वाटर बॉडी सेल है ना, उसका यहाँ पे मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो टैक्स था लैंड का वो दिया जाता था टेम्पल को, ताकि जो रोजमर्रा के खर्चे हैं उनको यहाँ पे हम कंप्लीट कर पाए, उनको यहाँ पे मैनेज कर पाए। तो ये कुछ बातें थी रिगार्डिंग द 800 ईयर ओल्ड टेम्पल ऑफ लेटर पांड्या जो हमें पता होनी चाहिए। बाकी आप हिस्ट्री बुक से अपनी पांड्यान हिस्ट्री के बारे में डेफिनेटली पढ़ना, क्योंकि वहां से डेफिनेटली यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आप सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, इनमें से बताइएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड मैंने लास्ट सैटरडे जो होमवर्क दिया था उसमें एक था ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो का दरअसल में जो आईयूसीएन स्टेटस है ना, वो आपको लीस्ट कंसर्न देखने को मिल जाएगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की बात करें तो बिल्कुल भारत इसका मेंबर काफी लंबे समय से है, दिस इज करेक्ट। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, देखो ये तो आसान क्वेश्चन था, ये उत्तराखंड में नहीं बल्कि आपको असम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए ये भी आपका इनकरेक्ट होगा। बाकी जब मैं बात करता हूँ ना ब्लैक कार्बन की, तो ये लॉन्ग लिव्ड नहीं होता बल्कि आपका एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हमें देखने को मिल जाएगा, इसलिए चौथा स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।